Hello students, welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you the physics subject. Today the topic is electric field intensity at any point on the axis of uniformly charged ring. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में बेसिकली क्या है कि एक रिंग हमें दिया गया है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। लेट इट इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज। This positive charge is distributed over the whole part of the ring. इस तरीके से चार्ट है और हमें इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग सोचोगे कि मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो हम डायरेक्ट E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन द डिस्टेंस इज R, सो इट इज R स्क्वायर। ये क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? तो इसका एक रीजन है। यहां पर ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। जो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता था ये होता था पॉइंट चार्जेस के ऊपर, बट ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई हमारा नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। तो उसके लिए स्टार्टिंग ऐसे ही, कंसीडर ए सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस A which is uniformly charged with Q चार्ज। देखिए कंसीडर और जो भी कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल में, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो। जो डायग्राम में बना हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो क्या है, क्यू चार्ज है। ओके, तो यहां तक हो गया। उसके बाद हमें कहां पर EFI मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, हमें करनी है एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर। तो फिर दोबारा से कंसीडर ए पॉइंट P ऑन axial line at distance r। जो हमारा P पॉइंट है वो R डिस्टेंस पर है। कहां से? फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। ओके, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। हमें पता है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हमें टोटल रिंग को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। लेट एक एलिमेंट ये है, इसको हम कहते हैं AB एलिमेंट और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है DL। ऐसे स्मॉल स्मॉल DL लेंथ के एलिमेंट्स में हमने पूरी रिंग को डिवाइड कर लिया। ओके, तो बेसिकली यहां पर इसका इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अगर इंटीग्रेशन के द्वारा इस पूरी रिंग के द्वारा इस पॉइंट P के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसी प्रोसीजर में सबसे पहले इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा हो रही है, लेट इट इज DE। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि हमारी लेंथ भी स्मॉल है, चार्ज भी स्मॉल है। तो यहां तक जो हमने किया है इसको पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। लेट AB इज ए स्मॉल element
having length dl. So charge on AB is dq इज इक्वल टू, जो चार्ज होगा AB के ऊपर वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई A इंटू में dl. देखो कैसे आया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ ऑफ द रिंग इंटू में लेंथ ऑफ द एलिमेंट. तो इस तरीके से हमने निकाला, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये Q अपॉन 2 पाई A, ठीक है, और इंटू में लेंथ ऑफ द एलिमेंट. इस तरीके से हमने ये निकाल लिया. अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो P पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारी, वो इस dq चार्ज की वजह से होगी. ओके, तो अब हम यहां से आगे प्रोसीजर लेके चलेंगे आगे. उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to element AB. हम इसको DE मान लेते हैं. ओके, तो DE बेसिकली है क्या, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ DE वेक्टर. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो ये DE वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है. और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस स्मॉल चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, जस्ट हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं. 1/4πε0 इंटू में dq डिवाइडेड बाई, यहां पे ये AB जो है पूरा एलिमेंट है, और हमें बेसिकली इसके मिड पॉइंट से इसको देखना है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो हमने इसको C मान लिया. सो इट इज CP स्क्वायर. देखिए 1/4πε0 इंटू में चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू पॉइंट. इस चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो इस तरीके से हम D निकाल सकते हैं. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, अच्छा एक बात, सबसे पहले हम CP स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रखना चाहेंगे. हमें पता है ये A है और ये R है, और यहां पर जो एंगल है दैट इज द 90 डिग्री एंगल. अब यहां से हम CP की लेंथ निकाल सकते हैं. क्या होगा ये, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस. हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, 10th क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, dq अपॉन A स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर. क्योंकि हमें इसका स्क्वायर ही चाहिए तो यहां पर भी स्क्वायर ही रहेगा. अगर हमें यहाँ पे केवल CP चाहिए था तो यहां पर अंडर रूट पे हमें लगाना पड़ता. अब इसकी डायरेक्शन की बात आती है, तो डायरेक्शन देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर जो टेस्ट चार्ज लिया है वो भी हमने पॉजिटिव लिया है, तो बेसिकली दोनों में कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स. तो इस तरीके से हमारी जो DE की डायरेक्शन निकल के आएगी दैट विल बी CP अलोंग CP. अब क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहां पर हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में. तो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने के लिए हमें यहां पर बना हुआ एंगल भी चाहिए, और हम इसको मान लेते हैं थीटा. सो हम लिख सकते हैं अलोंग CP एट थीटा एंगल विद द एक्सिस. कि भाई ये जो डायरेक्शन है इसकी CP के अलोंग होगी, जो कि थीटा एंगल पे रहेगी, किसके, इस एक्सिस की. ओके, ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया. आप इसको यहां तक नोट डाउन कर लें ताकि मैं रब करके इसको दोबारा से आगे तक लिख सकूं. यू कैन नोट इट डाउन. यहां तक आप सभी ने लिख लिया. आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते थे. आफ्टर दैट हम इसको रिजोल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. ओके, तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है कि किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस तरीके से लिए जाते हैं.
और यहां पर देखिए दिस इज द थीटा, सो इट इज द अपोजिट एंगल एंड दिस इज ऑल्सो थीटा। और जो थीटा के साथ में हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आता है दैट इज द कॉस ऑफ डी, सो इट इज डी कॉस थीटा एंड दिस इज द अदर वन इज डी साइन थीटा। एक बार और बताता हूं मैं आपको, जो थीटा के साथ में कंपोनेंट हमारा आ रहा है उसके एडजेसेंट में वो हो जाएगा डी कॉस थीटा, ओके, और दूसरा वाला हो जाएगा डी साइन थीटा जो इस थीटा से दूसरी साइड में है, ओके। बहुत ही सिंपल तरीका है रिजोल्व करने के लिए, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने के लिए, इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा जो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर। लेट इट्स नेम इज डीई, ओके, इसका नाम है डीई। और अब हमें इस एलिमेंट की वजह से पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। Let it is DE dash, okay. Now take another element DE which is diametrically opposite to AB। लेंथ भी इसकी सेम ही रहेगी ऑफ DL लेंथ, सो DQ is the charge। और क्योंकि जब इसकी लेंथ सेम है AB के तो इसका जो DQ चार्ज है वो भी सेम ही रहेगा, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो सेम ही रहेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा चार्ज। जब जितनी लेंथ पर वहां जितना चार्ज हमें मिल रहा था उतनी ही लेंथ हमने यहां ली है तो सेम चार्ज हमें यहां पर मिलेगा। लेट इट इज अगेन DQ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू DE एट पॉइंट एट P, जो DE है उसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी उसको कैलकुलेट हमें करना है। लेट इट इज DE डैश, बेसिकली ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ DE डैश वेक्टर, और इस पर दोबारा से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 DQ अपॉन दिस इज द DE, so we have to take another point F which is in the middle, it will become FP square। यहां तक सभी को समझ में आया? वही जैसे हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया था सेम टू सेम वहां पर फॉर्मूला लगाया है, इसको आगे भी रिजॉल्व कर लेते हैं। DE डैश इज इक्वल टू DQ अपॉन 4πε0। FP क्या होगा, FP अगेन देखो यहां से यहां तक दोबारा से जो इसकी रेडियस रहेगी A रहेगी, यहां से यहां तक जो लेंथ है दैट इज अगेन R, तो ये हाइपोटेनस हो गया, और दोबारा से जो हमारी ये लेंथ बनेगी दैट विल बी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इस तरीके से बिल्कुल लगभग सेम ही एक्सप्रेशन आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था यहीं पे आ गया। इसके अलावा अब डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग FP, अलोंग FP। रीजन वही, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे टेस्ट चार्ज लिया है वो भी पॉजिटिव है, तो इस वजह से दोनों में रिपल्सन फोर्स होगा और इसलिए फोर्स की डायरेक्शन भी यही रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हम उसी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डी डैश की डायरेक्शन निकाल ली, बट हमें इसको भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां पर भी एक एंगल हमें लेना पड़ेगा और ये एंगल भी सेम ही होगा। क्यों होगा सेम, क्योंकि एक्सियल लाइन के ऊपर अगर सेम पॉइंट से उसके दोनों एंड्स को मिलाया जाए तो ये जो हमारी लेंथ है CP एंड FP ये दोनों सेम ही रहेंगी, ये दोनों सेम ही रहेंगी।
तो उस वजह से यहां का एंगल जो होगा, यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा इस ट्राइंगल के अंदर। जब यहां पे एंगल सेम बन रहा है दोनों ही ट्राइंगल्स में, यहां 90 यहां पे भी 90 रहेगा, तो ये जो एंगल होगा हमारा दैट विल बी द, लेट इट इज द एंगल फाई, सो ये जो हमारा एंगल होगा दैट विल बी द 90 माइनस फाई, एंड द सेम वे दिस विल आल्सो विल बी द 90 माइनस फाई। तो ये दोनों सेम ही एंगल होंगे और हमने दोनों को मान लिया थीटा। ठीक है, मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा है। आप ऐसे ही इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, थीटा एंगल होगा। यहां पे आप लिख सकते हो अलोंग एफपी एट थीटा एंगल विद एक्सिस ऑफ रिंग। ओके, यहां तक आप सभी ने कर लिया। उसके बाद हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है और उसके लिए हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा डीई को भी कंपोनेंट्स में। तो डीई को जब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे दिस विल बिकम डीई। देखो यहां थीटा है तो पहले हम यहां इसको थीटा ले लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट एंगल है, और थीटा के साथ वाला जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, cos डीई डैश cos थीटा, और दूसरा वाला एंगल क्या होता है, डीई डैश sin थीटा। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे अगर हम देखें तो डीई sin थीटा और डी डैश sin थीटा दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड आप यहां देख सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इस तरीके से थीटा भी यहां बिल्कुल इक्वल है, तो इस वजह से डीई डैश साइन थीटा की वैल्यू डीई साइन थीटा की वैल्यू के जस्ट बराबर होगी। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो गई, क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो इनकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या। देखिए डीई cos थीटा और डी डैश cos थीटा दोनों यहां पर एड अप हो गए, दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है। ओके, तो यहां पर दोनों एड अप होते हैं। बेसिकली जो मैंने दूसरा कंपोनेंट लिया है, जनरली अधिकतर बुक्स में बच्चों को यही वाला जो हमारा सी की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वही दिखाई जाती है, डीई को ही दिखाया जाता है, दूसरे वाले को नहीं दिखाया जाता। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो समझ नहीं पाते कि किस तरीके से डी साइन थीटा और डी डैश साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे एड अप हो रहे हैं। तो इसी चीज को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दूसरा वाला एलिमेंट भी ले लिया है, बट इसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डेरिवेशन केवल इतने पोर्शन से भी हो सकती है, बस इंडिकेट करने के लिए, एग्जामिनर को प्रॉपर तरीके से ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, कैसे ये एक दूसरे के साथ एडअप हो जाते हैं कंपोनेंट्स, यही दिखाने के लिए हमें यूज करना था। और आप यहां लिखोगे ऑन रिजॉल्विंग डीई एंड डीई डैश इनटू rectangular components, we find that क्या मिलता है हमें, क्या फाइंड करते हैं हम, that DE sin theta and DE dash sin theta cancel out each other. But DE cos theta and DE dash cos theta will add up, दोनों ही एड अप हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन ऑफ DE sin theta इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे लिखा मैंने, एप्सिलॉन होता है बेसिकली समेशन होता है, सभी एलिमेंट्स के लिए होता है कि डीई एलिमेंट्स का जो डी के साइन कंपोनेंट्स का जो सम होगा, टोटल सम होगा पूरी रिंग के लिए, वो 0 होगा। कैसे होगा कि इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए एक दूसरा पेयर होगा, किसका, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट का। ओके, वो दोनों ही आपस में हर बार साइन थीटा ऐसे ही उनके अपोजिट रहेंगे, इक्वल एम्पलीट्यूड के रहेंगे और हर बार वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो टोटल सम रहेगा डीई साइन थीटा कंपोनेंट्स का वो क्या हो जाएगा, 0।
तो इस तरीके से अगर हम टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो वो क्या होगी हमारी, वो हमारी केवल कॉस कंपोनेंट्स की वजह से रहेगी। रिजल्टेंट electric field intensity will be, let it is represented by E, it will be the epsilon of dE cos theta। क्यों? क्योंकि जो cos कंपोनेंट्स हैं dE के वो हर बार एड अप होते चले जाएंगे। ओके, तो बेसिकली ये dE cos थीटा कंपोनेंट्स का समेशन होगा। ओके, इसको हम इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2 pi a dE cos थीटा। देखिए कैसे लिखा मैंने इसको, भाई समेशन जो होना था हमारा वो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स का पूरी रिंग के लिए होना था, तो मैंने यहां पर जो स्टार्टिंग लिमिट थी वो 0 ले ली और एंड लिमिट का ली जो पूरी रिंग की लेंथ है। कौन सी कितनी लेंथ होती है इसकी, 2 pi a, क्योंकि रेडियस क्या है इसकी a। इस तरीके से हमने ले लिया और डी cos थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इसको यहां तक नोट डाउन करें। चलो एक स्टेप और आगे कर लेते हैं इसका। तो बेसिकली यहां तक हमने निकाल लिया। उसके बाद डीई की वैल्यूज हम यहाँ पे पुटअप करना स्टार्ट कर देंगे। E इज इक्वल टू डीई की वैल्यू हमारी जो निकली थी ये रही, डीई डैश के बराबर ही निकली थी, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और यहां क्या था डी क्यू। इसके अलावा यहां पर cos थीटा भी है। अब इस cos थीटा को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा थीटा, इसके सामने वाली जो आर्म है, साइड है ट्राइंगल की, दैट इज द परपेंडिकुलर, और उससे दूसरी वाली जो साइड है दैट इज द बेस। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ओपी अपॉन सीपी। सो नेक्स्ट टाइम हम इसको ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक मैंने लिख दिया। डी क्यू को भी हमने रिजोल्व किया था, आपको याद हो स्टार्टिंग में जो हमने इसकी वैल्यू ली थी, दैट वाज क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू में डीएल। ये इसकी वैल्यू थी डी क्यू की, जो स्टार्टिंग में ली थी, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर cos थीटा है, मैंने अभी आपको इसको रिजोल्व करके बताया। तो इसको रिजोल्व करने के बाद ये हो जाएगा ओपी अपॉन सीपी। आप इसको यहां तक नोट डाउन करें ताकि मैं इसको रब करके आगे की डेरिवेशन आपको करा सकूं। आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम वैल्यूज पुट कर देंगे ओपी और सीपी की। देखिए ओपी की वैल्यू क्या है आर, सीपी की वैल्यू क्या है वही, ये हाइपोटेन्यूस है और इसकी वैल्यू क्या थी √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज हम पुट अप कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे आप अगर देखोगे तो जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है डीएल के रेस्पेक्ट में, और इनमें से किसी भी टर्म के अंदर डीएल से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है। तो इन सबको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये एज एन कॉन्स्टेंट यहां पे काम कर रहा है इसके लिए। ओके, तो हमारा E विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में Q/2 पाई ए इंटू में दैट OP अपॉन CP विल बिकम द R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी द पावर ऑफ हाफ। After that integration from 0 to 2 pi a and this is the dl। अब जो ये इंटीग्रेशन है हमारा बेसिकली सिंपल सा इंटीग्रेशन है ये। इसमें बेसिकली होना क्या है, डीएल के रेस्पेक्ट में है। यहां पर हम 1 मान लेंगे जब कुछ भी नहीं है तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी दैट विल बी द एल, और जब हम इसमें लिमिट्स लगाएंगे दैट विल बिकम 0 to 2 pi a। इस तरीके से बन जाएगा, और लिमिट लगाने के बाद यहां पर हो जाएगा 2 pi a माइनस 0। तो मैं इस टर्म को डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं, ये वाला स्टेप में। इसमें क्योंकि बहुत बड़ी टर्म है इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड आपको हो ही गया होगा। तो बेसिकली ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
2 पाई ए, देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, जस्ट यहाँ पर पावर हाफ है, यहाँ 1 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3/2। ओके, यहां पे जैसा मैंने आपको बताया था 2 पाई ए माइनस 0, ये हमारी टर्म आ जाएगी। और 2 पाई ए में से 0 अगर हम डिडक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या आएगा 2 पाई ए, और उस 2 पाई ए से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पाई ए, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया है QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर A स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। इस तरीके से हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इसकी डायरेक्शन भी अब हमें बता देनी चाहिए। तो आप देख सकते हो DE cos थीटा की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी। तो वो क्या है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। ओके, अब स्पेशल केसेस यहां से लेने स्टार्ट करेंगे। केस 1 जो है हमारा, केस 1 ये है कि अगर हमारा P पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर O पर ही है तो क्या होगा। ठीक है, सो केस 1 इज व्हेन P इज एट द सेंटर ऑफ रिंग। तो उस केस में क्या होगा, ये जो R है यहां से हटके पॉइंट यहीं आ गया, तो R क्या हो गया 0। सो R इज इक्वल टू 0, और R की वैल्यू 0 अगर हम यहां पर रख दें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ R मल्टीप्लाई हो रहा डायरेक्ट, तो E क्या हो जाएगा, समथिंग, कुछ भी हो, ये सारा का सारा ये यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो, बट जब वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 0। तो इस तरीके से ये हमारा 0 आ जाएगा। आपके नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो सकती है इससे, इसलिए वजह से। सो E इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सा लगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन किया, आंसर क्या आया 0। ओके, तो आफ्टर दैट द सेकंड केस, when P is far away from the ring। मान लो हमारा ये P पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है इस रिंग से। ओके, तब क्या होगा, तब हमारा जो ये R है, that R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। इस रिंग की रेडियस से वो R, क्योंकि हमारा पॉइंट भी बहुत ज्यादा दूर है, तो ये A जो है इसकी रेडियस जो है बहुत स्मॉल होगी उसके कंपैरिजन में, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन निकला हुआ है उसमें हम इस A को नेग्लेक्ट कर देंगे और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है हमारा। E विल बी QR अपॉन में, मुझे यहां से रब करना पड़ेगा, यहां तक आपने नोट डाउन भी कर रखा है। QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर 3/2। जो यहां पर A स्क्वायर था वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, उसको मैंने हटा दिया। इस तरीके से आया, और यहां से इसकी जो पावर है 3/2 है, उससे स्क्वायर कट जाएगा और यहां पर निकल के आएगा QR अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। ओके, इससे ये कैंसिल आउट होगा और लास्ट जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन को क्या आप कहीं भूल तो नहीं गए, वही एक्सप्रेशन है ये जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। ओके, तो इससे कुछ ना कुछ इंडिकेट होता है। इससे इंडिकेट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो बेसिकली यहां पर जब हमारा पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर होगा इस एक्सियल लाइन के ऊपर, तो जो हमारी रिंग है एज एन पॉइंट चार्ज ही ट्रीट करेगी, एज एन पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। इस बात को आप यहां पे लिख सकते हो, दैट इज the ring, if the point P is far away from the ring, then the ring behaves as an point charge. Okay,
in this way, this derivation has been completed, and I do hope that you all have understood this. You can note it down.